सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर तो आरसीसी स्ट्रक्चर में प्री टेंशनिंग मेथड और पोस्ट टेंशनिंग मेथड क्या है ये हम बताएंगे। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हम आपको बता चुके हैं, मगर इसके मेथड क्या क्या है वो हमें डिफाइन करना है। प्री मतलब जो हमने पहले ही टेंशन प्रोवाइड कर दी, पोस्ट जहां हमें ऑन दी साइड पे ही टेंशनिंग प्रोवाइड करनी है। प्री टेंशनिंग मेथड इस विधि के अनुसार प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींचकर प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींचकर इनमें वांछित तनन प्रतिबल उत्पन्न कर लिया जाता है। तारों को खींचने के लिए एक सिरा स्थिर ब्लॉक से बांधा जाता है और दूसरे को मैकेनिकल विधि से खींचा जाता है। इसके बाद सांचे में कंक्रीट भरकर कठोर होने दिया जाता है। तो इस मेथड में जो हमारी प्री टेंशनिंग मेथड है, इन्होंने बोला कि इस विधि में प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींचकर, देखो एक तो इन्होंने लगा रखा मोबाइल जैक। मोबाइल जैक का मतलब है ये जैक चल भी सकता है एक। तो ये हमारे पास जैक है, ये हमारे वायर कट गियर है, कंक्रीट ब्लॉक हैं, एनकोर पोस्ट है। ये एक कोई फिक्स एरिया हमारे पास है जहाँ से हमने इस वायर को जोड़ दिया है। होयर प्रोसेस है, ये होयर प्रोसेस दिखाया ना, वायर कट गियर, वायर को हम ऐसे काट सकते हैं। ये टेंडन्स है और ये हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। इस कंक्रीट ब्लॉक में ये हमने जो इसका फिगर मैं बना देता हूँ एक और इस टाइप से है, जैसे मैंने यहाँ पे ये टेंडेंट्स बार ले ली, बहुत सारे ब्लॉक मैंने ये करके ले रखे, और यहाँ पे जो मैंने लिया है इसको एक दृढ़ चीज से जड़ दिया, एनकोरेज हो गया, तो ये बांध रखा। और यहाँ पे हमने कोई जैक लगा दिया है। इस जैक के जरिए हम इस वायर को में तनाव रखे हुए हैं। तो वायर में हमारे पास तनाव है, इस वायर में तनाव है, और फिर हमने इसमें कंक्रीटिंग कर दी है। पूरे ब्लॉक में हमने कंक्रीट भर दी है। अभी तो आप जानते हैं जब हम सीमेंट कंक्रीट इस ब्लॉक में भरेंगे तो टेंडन वायर जो है इसको ये जकड़ लेगी। तो टेंडन वायर क्या है, इसको जकड़ लेगी। जब जकड़ लेगी, ब्लॉक जकड़ लेगा टेंडन वायर को, तो ये वायर हमारी ऐसे की ऐसे ही इसमें फिक्स हो जाएगी। इसने बोला है कि इस विधि के अनुसार प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींचकर इसमें वांछित त्वरण प्रतिबल उत्पन्न कर लिया था। यानी कि जितना भी हमारे पास खींच सकते उतना खींचा और वो हमने त्वरण टेंशन प्रोवाइड करा दी। तार को खींचने के लिए इसका एक सिरा बिल्कुल फिक्स करा, ये वाला सिरा हमने फिक्स कर दिया, एक सिरा फिक्स कर देते हैं और ब्लॉक से बांध जाता है। दूसरे पर मैकेनिकल विधि से किया जाता है। मैकेनिकल विधि का मतलब होता है आप खींचोगे तो ताकत से खींच पाओगे। मैकेनिकल विधि से क्या है कि जितना आप चाहोगे इतना खींच सकते हो। तो जैक लगा के, जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में जैक होता है, जैसे गाड़ी जा रही है जैक है, तो जैक आपने यहाँ लगाया तो आप उसको एक मोमेंट में घुमाते रहोगे और वो चीज़ उठती जाएगी। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि जैसे लिंटर को उठाते हैं जैकों के ज़रिए, तो उसमें क्या होता है कि जैक से हम पर्टिकुलर एक जगह पर एक प्रोसेस से उसको प्रेशराइज करते हैं ताकि वो एरिया वहाँ से उठ जाता है। तो जैक से हम बड़ी से बड़ी हैवी से हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं। हर मोटर वाहन में, कार हो, ट्रक हो, बड़ा वाहन हो, उसमें जैक होता है ताकि कभी कभी हमें जैसे टायर
टायर में पंचर हो गया, वो जोड़ना है तो हमें जैक लगाना पड़ता है। तो जैक जैक का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ पर एक अलग से फोर्स लगाते हैं, जैक होता है। जैसे कभी कभी कहते हैं हम लोग कि उसकी बहुत जैक है, यार्ड थाने में उसकी बहुत जैक है। जैक का मतलब ये है कि वो अपना रूल तो लेके जाएगा, अपना केस तो लेके जाएगा, बट जैक का मतलब ये कि उसकी बहुत बड़ी अप्रोच वहाँ पर है, जो उस जैक के ज़रिए उसका काम आसानी से हल हो जाए। तो इसी तरीके से टेंडन वायर को हम जैक के ज़रिए और तनन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर जितना भी हमें टेंसाइल देना है उतना दे सकें। इसके बाद सांचे में कंक्रीट भरकर कठोर बना दिया जाता है। अभी उस सांचे हमारे पास है ब्लॉक, इसमें हमने कंक्रीट भरकर इसको कठोर बना दिया, और कंक्रीट कठोर होने पर तनन छड़ों को अच्छी तरह जकड़ लेती है, और जब कंक्रीट भर देते हैं तो हमारी कंक्रीट जो है टेंडन वायर को अच्छी तरीके से जकड़ लेती है और तारों को बाहर ही खींच बल से मुक्त कर देता है। और जैसे ही हम बाहर की ओर खींच रहे थे, अगर हम अभी खींच रहे हैं तार को और छोड़ दो तो तुरंत वापस हो जाएगा, मगर अब हमने इसके अंदर कंक्रीट डाल दी, अब यहाँ से हम जैक हटा लें, अपना फोर्स भी डालें, तो ये हमारी वायर पीछे की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि कंक्रीट ने उसको जकड़ रखा है। तो कंक्रीट छड़ों को अच्छी तरीके से जकड़ लेती है और तारों को बाहरी खींच के बल से मुक्त करा दिया जाता है। बाहरी बल हटाने पर तार अपनी मूल लंबाई में आने की चेष्टा करती हैं, परंतु कंक्रीट पर जकड़ी होने का ऐसा नहीं कर पाती। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे, जैक को हटाओगे, तो हमारी टेंडन वायर जो है पीछे की ओर जाने की कोशिश करेगी, बट वो कंक्रीट का ब्लॉक उस टेंडन वायर को इतना जकड़ लेता है कि वो टच से मस नहीं हो पाता है। तो कंक्रीट अवयव पर दाब पड़ता है और इससे कंप्रेसिव स्ट्रेस उपजते हैं। जो बाह्य भारों के कारण उत्पन्न टेंसाइल प्रतिबल तथा कर्तन को उदासीन करते हैं। जो शियर फोर्स को हमारा अभी उन्होंने यह बोला कि कंक्रीट अवयव पर दाब पड़ता है और इससे संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं, जो बाह्य भारों के कारण उत्पन्न त्वरण प्रतिबल तथा कर्तन को उदासीन करते हैं। मोबाइल जैक, टेंडन्स, कंक्रीट मेंबर, एनकोरपोस, वायर कट हियर। तो हमारा प्री टेंशनिंग मेथड क्या है? प्री टेंशनिंग में इतना है कि जितना भी हमें टेंशन देना है उस वायर में, उसके हिसाब से हम पूरा टेंशन देते हैं, और जैसे ही हम कंक्रीट ब्लॉक उसमें डाल देते हैं, कि कंक्रीट ब्लॉक उस टेंडन वायर को इतना जकड़ लेता है कि वो टेंडन वायर फिर अपनी पोजीशन में नहीं पहुंच पाती, जिससे उस सिस्टम पर कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होने लगते हैं, और जो बाह्य भारों का उत्पन्न टेंसाइल स्ट्रेस और कर्तन को उदासीन करते हैं। अब आता है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। इस मेथड के कंक्रीट के कठोर हो चुकने के बाद तारों खींचा जाता है। इस विधि के कंक्रीट के कठोर हो जाने के बाद तारों खींचा जाता है। सांचे में कंक्रीट भरते समय इनमें तारों के लिए छिद्र छोड़ दिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में जैसे मैंने एक मेंबर बनाता हूँ, यहाँ पे देखो बन जाएगा। एक मेंबर मैंने बनाया एल टाइप,
एल टाइप का मैंने मेंबर बनाया ये। अब यहाँ पे हमने एक होल छोड़ दिया, एक यूँ छोड़ दिया, तो मालूम ये हुआ ये पूरी लंबाई में ऐसे कैसे बाहर क्यों निकला हुआ होगा। एक होल ये, एक होल हमारा ये, और अगर मैंने ऊपर से ही छोड़ रखा है, ऊपर से छोड़ रखा है होल यू करके, अगर मेरे पास एक बीम है यू करके, एक बीम है, ये मान लीजिए ये एक बीम है, इसी तरीके से हमारे पास एक बीम और है। तो ये टेंडेंस बार की मैंने जगह छोड़ रखी। अब जैसे कि हमारे पास कंक्रीट हॉल में मेंबर है, अब जैसे कि हमने इनको बना लिया, अब क्या करेंगे बाद में, इसमें हमने कोई वायर डाल दी, टेंडेंस छोड़ा, एक यहाँ डाली, ऐसे ही टेंडेंस वायर हम यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे, इनको फिर हम बाद में खींचते हैं, और जब हम यहाँ पे इनको आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट पर ही कंक्रीटिंग करनी होती है। तो ये हमारी कहलाती है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। पोस्ट टेंशनिंग मेथड का सबसे मेन पर्पज़ ये है कि इसमें कठोर होने के बाद जो हमारा कंक्रीट मेंबर है, कठोर होने के बाद तारों खींचा जाता है। अब हम तारों को बाद में खींच सकते हैं। जितने भी हम ज़्यादातर ये ब्रिज बनाते हैं तो बहुत सारे इसमें गार्डर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें पोस्ट टेंशनिंग मेथड यूज़ करना होता है। साथ में कंक्रीट भरते समय इसमें तारों के लिए कुछ होल छोड़ देते हैं और इस्पात का नम्य खोल या रबड़ की झिल्ली डाल दी जाती है, जिससे बाद में तार खींच ली जाती हैं। इसमें कुछ ना कुछ रबड़ वबड़ डाल देते हैं ताकि इसके अंदर को मसाला ना भरे, और सांचे के बाद तार पर झिल्ली की परिधि रिक्ति में सीमेंट घोल बलपूर्वक भर दिया जाता है। खींच के बाद तार झिल्ली की परिधि रिक्ति में सीमेंट घोल बलपूर्वक भर दिया जाता है। पश्चरण विधि में तारों को खींचने के लिए जैक यूज किए जाते हैं। यह कठोर कंक्रीट से सटाकर काम करते हैं, इसलिए तारों को खींचते समय इनके सिरों के बांधने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, और तारों को वांछित सीमा तक खींचने के लिए इनके सिरों मजबूती से जकड़ दिया जाता है, और पश्चतनन लगा वाले संरचनाओं में भवनों के पुनः गार्डर के आदि के लिए यूज बनाया जाता है। अब ये हमने एक फिगर दिखा रखी है, अगर आप फिगर को ढंग से समझें तो यहाँ पे इन्होंने एक कोई बीम है और इस बीम में जैक युक्त डाला, ये जैक लगाया, ये भी जैक लगाया कुंडन के लिए बाई का। ये डक्ट हो गई हमारी जकड़न प्लेट। तब हम इसको पोस्ट टेंशनिंग करेंगे, फिर तार को हम खींचेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास ये विधि है, इसमें क्या करा इन्होंने, ये हमारे पास कोई बीम है, ये कोई बीम है, इस बीम के दोनों तरफ एक प्लेट लगाई है पहले यूं करके, और जो भी इसमें हमने यहाँ होल छोड़ा था यूं वाला,
तो ये हमारे पास जो बायर्थ वही थी। अब हम यहाँ पे इसको खींच रहे हैं किसी भी जैक के ज़रिए। जब खींचेंगे जैक के ज़रिए तो इसके इतना तनाव लाएंगे ताकि वो सीधी हो जाए, और फिर यहाँ पे हम कंक्रीट कर देंगे। कंक्रीटिंग करने के बाद फिर ये आपस में दो मेंबर जुड़ जाएंगे। इसने बोला कि इनके सिरों पर मजबूती से जकड़ दिया जाता है, पश्चिम लंबे स्पान वाली संरचनाओं वाले पुलों के लिए। और इनका ज़्यादातर हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो। तो बड़े स्ट्रक्चर में जैसे बहुत लंबे लंबे गार्डर होते हैं, ख़ास तौर पर जैसे ब्रिज बनाते हैं हम, तो उसमें गार्डर बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उन गार्डरों पर हम इनको लगाते हैं। तो लंबे संरचनाओं के लिए हमें पोस्ट टेंशनिंग यूज़ करनी पड़ती है, और अगर हमारे पास ज़्यादा लंबा नहीं है तो हम प्री टेंशनिंग यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है पूर्व प्रबलन के लिए हानि से आप क्या समझते हो। हानि, लॉसेस। पूर्व प्रबलन यानी कि प्री प्रबलन की हानि से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार की हानि और विभिन्न कारणों का वर्णन करो। ये मैंने क्वेश्चन किया है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। तो देखने में आया कि कंक्रीट अवयवों को दिया गया पूर्व प्रतिबलन स्थिर नहीं रहता है। यह समय बीतने पर विभिन्न कारणों से घटने लगता है। इन सभी का संभावित प्रभाव प्रारंभिक प्रतिबल का 15 से 20% तक हो सकता है। इसे ही पूर्व प्रबलन की हानि कहते हैं। सबसे अहम बात इन्होंने बोली है कि देखने में आया कंक्रीट अवयवों का दिया गया पूर्व प्रतिबलन स्थिर नहीं रहता। तो यानी कि जो पूर्व प्रतिबलन है वो स्थिर नहीं रहता है। पूर्व प्रतिबलन का मतलब होता है कि वो जो आपने प्री टेंशनिंग दी है वो स्थिर नहीं रहती है, और यह समय बीतने पर विभिन्न कारणों से घटने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो जानते हैं आप कंक्रीट स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ उसके अंदर स्ट्रेन घटने लगती है। जैसे हम कहते हैं इस ब्रिज की जो लाइफ है 100 ईयर्स है, किसी बिल्डिंग की लाइफ 50 ईयर्स, भले ही चलता रहे मगर इसकी लाइफ भी हम देखते हैं। इन सभी को संभावित प्रभाव प्रारंभिक प्रतिबलन का 15 से 20% तक हो जाता है। इन सभी का संभावित प्रभाव प्रारंभिक प्रतिबलन का 15 से 20% तक हो जाता है। इसे ही पूर्व प्रबलन की हानि कहते हैं। पूर्व प्रबलन की हानि कहते हैं। और एक अभिकल्पक को इन क्षतियों का पूर्व ध्यान रखना चाहिए। तो जो जो पूर्व प्रबलन की हानि होती है वो 15 से 20% तक हो सकती है। पूर्व प्रतिबलन की क्षति के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। तो जो हमारी क्षति हो रही है, लॉसेस हो रही है, वो लॉसेस किस किस रीजन से हो रही है। नंबर 1, कंक्रीट की प्रत्यास्थ संकोचन, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का प्रत्यास्थ संकोचन, कंक्रीट की सिकुड़न के कारण, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के मंद मंद विरूपण, क्रीप्स के कारण, इस्पात के क्रीप के कारण, घर्षण यानी कि फ्रैक्शनल क्षति के कारण, स्थल में फिसलन, स्लाइपेज के कारण। तो जैसे बोला इन्होंने स्लाइपेज के कारण, जैसे कि स्लीपिंग हो गई, फ्रैक्शन क्षति, घर्षण। जब हम किसी मेंबर को में आपस में घर्षण होता है, फ्रैक्शन उत्पन्न होता है, फ्रैक्शन से कारण भी हमारी उस स्ट्रक्चर की लाइफ कम हो जाती है। इस्पात के क्रीप के कारण, इस्पात के क्रीप यानी क्रीप मीन्स कि उसके फिसल जाने के कारण कंक्रीट के मंद विरूपण
कृपया कंक्रीट का सुगढ़ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो है सुगड़ती भी है, जब कंक्रीट सेट होती है तो वो सुगड़ती भी है। सुगड़ने के कारण भी हमारी पूर्व प्रतिफलन में कुछ ना कुछ लॉसेस होने की संभावना रहती है, और कंक्रीट में संकुचन सोर्टिंग होने के कारण। तो प्री टेंशनिंग का मतलब हमने बताया था। पोस्ट टेंशनिंग में हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ होल छोड़ते हैं ताकि इसमें टेंडन वायर डाल सकें, और उसी वायर का हम बाद में खिंचाव करते हैं। तो ये हमारा होता है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। पोस्ट टेंशनिंग मेथड में जिस लेवल की भी हमें टेंडन वायर डालनी होती है, उसको फिर किसी भी मैकेनिकल डिवाइस के ज़रिए उसको खींचकर फिर उसमें हम कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो वो हमारी कहलाती है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। प्री टेंशनिंग मेथड में क्या है कि जब हम कोई कंक्रीट ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर जो टेंडन वायर होती है तो पहले ही किसी जैक के ज़रिए खींचकर उसमें कंक्रीटिंग करते हैं, और उस कंक्रीटिंग के बाद वो कंक्रीटिंग उस टेंडन वायर को सही तरीके से जकड़ लेती है, जिससे हमारी प्री टेंशनिंग मेथड पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो प्री टेंशनिंग मेथड में जो भी हम ब्लॉक गार्डर्स बनाते हैं वो एक लिमिटेशन के अंदर आते हैं, और जब किसी बड़े पैमाने पर हमें काम करना होता है तो वो हम चाहिए कि वहाँ पर हम पोस्ट टेंशनिंग मेथड को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्री टेंशनिंग मेथड और पोस्ट टेंशनिंग मेथड के बारे में बताया, तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लें, याद कर लें। इनसे पहले लेक्चरों में मैंने प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग मेथड के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ये सब्जेक्ट हमारा आरसीसी डिज़ाइन का है, आरसीसी डिज़ाइन। तो आरसीसी डिज़ाइन में रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट पे ही हम स्टडी करेंगे, और डिज़ाइन है तो इसका मतलब हमें इसमें डिज़ाइनिंग करना है। अभी तो हम समझ रहे हैं फ़िलहाल। और ड्रा मीन्स ड्राइंग, जैसे मैंने बता रहा आरसीसी ड्राइंग, तो वही ड्राइंग भी इसका ही पार्ट है। बस ड्राइंग में हमें कोई कैलकुलेशन कुछ भी हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें ड्राइंग के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्टील्स वायर यानी कि रेनफोर्समेंट को किसी बीम के अंदर, स्लेब के अंदर, कॉलम के अंदर दिखाना है। तो आरसीसी ड्राइंग और आरसीसी डिज़ाइनिंग, आरसीसी स्ट्रक्चर सब हमारा एक से एक ही पार्ट है। बट इस आरसीसी स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर के बिहेवियर पर बात करेंगे, और आरसीसी ड्राइंग के अंदर सिर्फ हम उस स्ट्रक्चर की ड्राइंग ड्रा करेंगे। अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो वो आपका जो व्यू ड्राइंग वाला है वो भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आरसीसी स्ट्रक्चर पे आप इसलिए आरसीसी स्ट्रक्चर पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर पर अगर हमारी कमांड है तो हम कहीं ना कहीं आरसीसी ड्राइंग पर भी कमांड कर सकते हैं। ये जो मैंने मेथड बताए हैं, जो थ्योरी के पार्ट थे मैंने बता दिए हैं, वो अच्छी तरीके से आप याद कर लें ताकि किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। थैंक यू क्लास।